My young friends, hearty welcome to you in Divine Academy. Today we are doing the RPSC General English question paper of 2016. It is just like the previous year's paper. The pattern of the questions in part A, B, C is the same as it was in the previous paper. First we take part A. In part A, the first 10 sentences as usual are related to grammar and usage. Our first sentence is, a virtuous are respected everywhere. देखिए इस सेंटेंस में आर्टिकल की गलती है। यहाँ पर ए की जगह दी वर्चुअस आएगा और उसका कारण ये है कि एक नियम है, उस नियम के अनुसार अंग्रेजी के कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनके पहले अगर दी लग जाता है तो वो बहुवचन की संज्ञा बन जाते हैं। दी रिच सभी अमीर लोग, दी पुअर सभी गरीब लोग, दी यंग सभी युवा लोग, द ब्रेव सभी बहादुर लोग। तो ये देखिए दी लगाने से संज्ञा तो बन गई बहुवचन और वो कर्ता या सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, और नियम के अनुसार यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन होती है, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो दी वर्चुअस माने सभी गुणी लोग, ये बहुवचन है, इसलिए आर पे इसके आगे आया हुआ है, तो हमें ए वर्चुअस की जगह दी वर्चुअस बनाना है, क्योंकि अकेले विशेषण के पहले ए एन या दी नहीं आते और यहाँ वर्चुअस विशेषण है, दी लगाने से ये बहुवचन की संज्ञा बन गए। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा दी वर्चुअस आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, कैन आई हैव एनी मोर शुगर। ये प्रश्न डिटर्मिनर से संबंधित है। सम और एनी दोनों डिटर्मिनर है। देखिए सम का प्रयोग प्राय बहुवचन की संज्ञाओं के पहले सकारात्मक या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है और नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग होता है। तो ये देखिए ये जो वाक्य है ना, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हमने जो नियम बताया है उसके अनुसार तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया कि इसमें एनी का प्रयोग होता है, लेकिन यदि प्रश्नवाचक वाक्य में रिक्वेस्ट की गई है, विनम्र प्रार्थना की गई है, तो हम सम के स्थान पर हम एनी के स्थान पर सम का प्रयोग करते हैं। तो वो बोलने वाला ये कहेगा कैन आई हैव सम मोर शुगर प्लीज। तो ये हमारा वाक्य जो है ना, एनी मोर की जगह
सम मोर बन जाएगा, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। ठीक है। और एक और बात है, सम और एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में अपेक्षित उत्तर पर निर्भर करता है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में मिलने की संभावना हो तो आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि उस प्रश्न का उत्तर ना में मिलने की संभावना तो एनी का प्रयोग करो। अब कई बार कई छात्र पूछते हैं, सर हमें क्या पता, हम आपसे आपका मोबाइल मांगेंगे तो आप हाँ करोगे या ना। तो यह है सिचुएशन ऑफ डाउट, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में उत्तर में डाउट हो तो हमें एनी का प्रयोग करना चाहिए। अब ये वाक्य पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसमें आप विनम्रता से शुगर मांग रहे हैं और ये आशा की जाती है कि जो देने वाला है वो आपको शुगर देगा, इसलिए ये एक तरह से आंसर इसका यस में ही अधिक संभव है। इसलिए हम इसको कहेंगे कैन आई हैव सम मोर शुगर प्लीज़, क्योंकि प्लीज़ खुद बताता है कि ये रिक्वेस्ट है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा है वी वर नॉट इन्वाइटेड फॉर लंच। देखिए इसमें जो एरर है वो प्रपोजिशन से संबंधित है। प्रपोजिशन यहाँ पर है फॉर, लेकिन इनवाइट टू सम, हम कहते हैं डिनर या लंच या टी या सम ओकेजन, उसके लिए इनवाइट टू आता है। इसलिए सही वाक्य होगा तो ये सही वाक्य हो जाएगा वी वर इन्वाइटेड टू लंच। फॉर नहीं होगा, हमको लंच पर बुलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है राइट योर नेम इन द टॉप ऑफ द पेज। ये भी प्रपोजिशन की गलती है कि आप अपना नाम पेज के सबसे ऊपर लिखिए। इसका सही वाक्य हमारा बनेगा राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। तो ये सही होगा एट द टॉप ऑफ द पेज। आप या तो क्या है इन काट कर नीचे की लाइन में एट लिख दो, और या इस पूरे वाक्य को आप दोबारा भी लिख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है शी इज लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। देखिए ये प्रश्न टेंस से संबंधित है और टेंस का इसमें एरर है। ये देखिए इसका वास्तविक टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हर टेंस की एक अपनी अवधारणा होती है, मतलब उसके कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार ही आपको सहायक क्रियाओं का और मुख्य क्रिया है उनका प्रयोग करना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस टाइम होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
कार्य भूतकाल में शुरू होता है, बोलने के समय चलता रहता है और आगे चलने की संभावना होती है। और उसकी मुख्य बात यह है कि उसमें कार्य के प्रारंभ होने या शुरू होने का समय दिया गया होता है। अगर किसी टेंस में कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया गया और कार्य चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता। अब आप कहेंगे सर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता? परफेक्ट माने तो होता है पूरा और कंटिन्यूअस माने चालू। तो जो काम पूरा हो गया है वो चालू कैसे रहता है और जो चालू है वो पूरा कैसे होता है? इसको मैं इस बात से स्पष्ट करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलने के समय तक कुछ कार्य पूरा हो जाता है और बाकी चलता रहता है। तो इसलिए जो पूरा हो गया उसके लिए तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं और जो अभी भी चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस का करते हैं और उसकी वर्ब फॉर्म है हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम, टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। अब देखिए इस टेंस में कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, अभी चल रहा है और आगे चलने की संभावना है और इसमें समय दिया गया है कि इतने घंटे से। इसलिए हम यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस न करके हम करेंगे इसमें कि शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। अंग्रेजी बोलने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है और कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेंस है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का सेंटेंस जो है ना वो एग्जामिनेशन में फिर पूछा जाता है। हम कहते हैं ही इज़ वर्किंग फॉर 3 hours, ये गलत है क्योंकि उसने पहले काम शुरू किया, अभी चल रहा है और अभी काम पूरा नहीं हुआ है और इसमें समय दिया गया है। अगर समय नहीं दिया गया तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, कब से लिख रहा है ये बताया नहीं है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस है। और वो 20 मिनट से पत्र लिख रहा है तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 20 minutes। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि इन परफेक्ट कंटिन्यूअस the time of the beginning of the action is always mentioned, which is not mentioned in continuous tenses. अगला प्रश्न हमारा है she was playing the star when the bell was ringing। ये again this is a question regarding the error in the use of tense। she was playing, देखिए ये सेंटेंस जो है ना इसमें 2 क्लोज है। एक तो है she was playing the star, सितार, और दूसरा है when the bell was ringing। ऐसा ये होगा कि she was playing the star when the bell ring, कि एक काम पूरा हो गया और उसकी पृष्ठभूमि में दूसरा काम बैकग्राउंड में चल रहा था। तो जो काम पूरा हो गया ना वो तो पास्ट इंडेफिनिट है और जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस है। इसलिए सही हमारा सेंटेंस होगा शी वॉज प्लेइंग द सितार व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी रिंग रैंग, रंग सेकंड फॉर्म में रंग, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म अकेली आती है, तो ये सही होगा। अगला वाक्य है क्वेश्चन नंबर 7 कि वॉक फास्ट लेस्ट यू वुड मिस द ट्रेन। देखिए यह है एरर इन द यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल सहायक क्रियाओं का प्रयोग, और ये एक इम्पॉर्टेंट वाक्य है, आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के वाक्य प्राय पूछे जाते हैं। ये प्रयोग जो है ना लेस्ट प्लस मॉडल ये कई बार आता है। लेस्ट एक नकारात्मक शब्द है, देखिए लेस्ट एक नकारात्मक शब्द है जिसके बाद में एक तो नॉट नहीं आता या कोई नकारात्मक शब्द नहीं आएगा क्योंकि ये तो खुद नकारात्मक है, और लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि,
जिसको राजस्थानी में कहते हैं कदे, कि भाग कदे गाड़ी निकल जाए। तो ये उस तरह का वाक्य है। और लेस्ट के बाद केवल शुड मॉडल सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है और कोई मॉडल सहायक क्रिया लेस्ट के बाद नहीं आती। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो ऐसा न हो कि फेल हो जाओ। दूसरा ये भी है वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, जो हमने आपको नियम बताया उसमें हम वुड की जगह शुड का प्रयोग करेंगे। या तो काट के नीचे शुड लिख दो या पूरा वाक्य दोबारा लिख दो, क्योंकि लेस्ट के बाद तो केवल शुड आता है और मॉडल आते ही नहीं है। ये नियम है भाषा का। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, शुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। देखिए इस सेंटेंस में जो सामने हमारे व्यक्ति है उसकी हम पसंद पूछ रहे हैं, शुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो ये देखिए अगर हम ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं कि हमारे पास चाय भी रखी है और कॉफ़ी भी रखी है, हम वो पूछें तो हम उसको है ऑफ़र ऑफ सर्विस। हम कुछ चीज़ देने का प्रस्ताव उसके पास कर रहे हैं और ऑफ़र ऑफ सर्विस एक तरह से एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। उसमें हम एक तो हम कहेंगे इस प्रश्न को हम सही तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम किसी से पूछ सकते हैं भाई तुझे चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, तो डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। लेकिन अगर हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं, हम तैयार हैं देने के लिए, तब हम पूछेंगे भाई चाय लेगा या कॉफ़ी, तो वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में यदि हम किसी आदमी को ऑफ़र करते हैं कुछ, तो हम विल और वुड का प्रयोग करते हैं। और वुड हमने इसलिए किया है कि वुड इज़ मोर एम्फेटिक देन विल, कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड अधिक प्रभावशाली शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, कि आप चाय पसंद करेंगे या ये। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, विद व्हाट विल यू सेटिस्फाइड। ये देखिए पैसिव वॉइस है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पैसिव वॉइस में बी की एक फॉर्म 8 होती है ना, आपको बार बार बता रहा हूँ, बी इज एम आर प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, बीन थर्ड फॉर्म एंड बी आई एन जी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। कि पैसिव वॉइस में यदि इनमें से एक फॉर्म नहीं आएगी ना, तो पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा। बनेगा तो सही, ये बना दिया ना, लेकिन गलत बनेगा और आपको वहाँ सही बनाना है। तो इसमें क्या है, दैट हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस इज मिसिंग, कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए ना, जो ज़रूरी है बी की फॉर्म, वो गायब है। उसको लगाओ दोस्तों, तभी तो ये आपका सही बनेगा। तो ये होगा तो ये हमारा वाक्य बनेगा विद व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड। क्यों कि पैसिव वॉइस में होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की क्रिया है। पैसिव वॉइस में हमने जैसा कि आपको पहले बताया है, एक ही नियम याद रखिए मित्रों कि बी की जब तक कोई फॉर्म नहीं आएगी ना, तब तक आप पैसिव वॉइस सही नहीं बना सकते। तो आप कहेंगे सर ठीक है ये तो बात, लेकिन आप बता दो बी क्यों आया, इजएमआर क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि जो मॉडल सहायक क्रियाएं और जो और सहायक क्रियाएं ना, उनके बाद आमतौर पर बी लगता है।
तो विल यहाँ पर हमारी क्रिया है, ये है ना, तो विल के बाद बी लगेगा, तो विद व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। और अगला वाक्य हमारा है नंबर 10। तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य था, लेकिन ये जो हमारा वाक्य है ना, शी सेड मी शी डिड नॉट लाइक टी, ये है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं वाक्य में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला परिवर्तन होता है द चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर की क्रिया का बदलना। अब कहेंगे सर बाहर की कौन सी क्रिया, के दरवाजे के बाहर खड़ी है क्या? बाहर की क्रिया माने जो हमारी पहली क्लोज है ना, उस पहली क्लोज में जो मुख्य क्रिया होती है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, वो बाहर की क्रिया साधारण भाषा में कहलाती है, और वो है सैड। अच्छा, अब इस पूरे वाक्य को हम सैड मी की जगह शी टोल्ड मी करेंगे। पता है क्यों है? कि इनडायरेक्ट बनाते समय जो साधारण वाक्य है उसमें से टू टेल में, सेज टू टेल्स में और सैड टू टोल्ड में बदल जाता है, और सैड, टेल या टोल्ड इनके बाद में टू नहीं लगता। इसलिए यदि किसी वाक्य में सैड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो, किससे कहा ये बताया गया हो, तो हम उस सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो शी टोल्ड मी, अब इसमें लिंक वर्ड दैट लगा भी सकते हैं, और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें लिंक वर्ड को छोड़ भी देते हैं। तो शी टोल्ड मी शी डिड नॉट लाइक टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक टी, क्योंकि इसका जो एक्टिव, इसका जो डायरेक्ट होगा सेंटेंस, वो मैं नीचे आपकी को समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखिए आप, तो ये हमारा वाक्य, शी सेड टू मी आई डोंट लाइक टी। तो हम क्या, सेड टू का हमने टोल्ड बना दिया जो नियम है हमारा। यहाँ लिंक वर्ड वैसे दैट आना चाहिए, उसको ये आप दैट, ये ऑप्शनल, इसको आप छोड़ भी सकते हो। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बाहर के कर्ता के अनुसार बदलता है, तो बाहर का कर्ता शी है तो आई का शी हो जाएगा। मैं अपने लिए आई कहूँगा, और कोई अगर स्त्री, लड़की या महिला है तो उसके लिए शी कहूँगा। तो शी टोल्ड मी दैट शी हो गया। और डोंट लाइक प्रेजेंट टेंस है, बाहर की क्रिया अगर पास्ट टेंस में हो तो अंदर का टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, तो इसलिए हो जाएगा शी डिड नॉट लाइक। और फुल स्टॉप। और ये देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। तो इस वाक्य को करेक्ट लिखने के लिए केवल एक चेंज आप कर सकते हैं, पूरा वाक्य दोबारा लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो पूरा तो वाक्य लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी टोल्ड मी, ठीक है ना, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक टी, ठीक है ना। और अगर करेक्ट करना है तो आप सैड मी, इसके बीच में ये निशान लगा के नीचे टोल्ड आप लिख दीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ये देखिए, द अपोजिट ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट इज डिस्ट्रैक्ट और REPEL, रिपेल। देखिए अब हमारा गेयर जो है ना वो बदल गया है। अब हम जो ग्रामर के यूज़ है ना या एरर्स है उनसे हम आ गए वोकेबलरी क्वेश्चंस। वोकेबलरी क्वेश्चन में आपको
मैं पहले बता सकता हूँ 4 टॉपिक है ग्रामर के, चारों में से किसी से पूछते हो। पहला हमारा क्या है? अपोजिट, एंटोनिम, जिसको हिंदी में विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हो जाएगा गिव द अपोजिट ऑफ, और वो आपको कहेगा अट्रैक्ट, तब आपको अपनी मर्जी से लिखना है। एक ये तरीका है जो विद्यार्थियों के हक में उनके लिए सरल है। सरल ये 2 दिए हुए, आपको ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत नहीं, आपको तो एक बताना है। तो अट्रैक्ट माने होता है आकर्षित करना, ये यहाँ पर क्रिया है। तो ये देखिए जो नियम है ना, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एंटोनिम और सिनोनिम की, जो विद्यार्थियों को आम तौर पर प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखनी चाहिए। और वो ये है कि जो दिया गया शब्द, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल वर्ड, जिस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित रखता है, उसका जो अपोजिट या सिनोनिम है वो उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होना चाहिए। अब यहाँ अट्रैक्ट वर्ब है तो इसका अपोजिट वर्ब ही होगा, और वर्ब यहाँ पर है आकर्षित करना। तो आकर्षित करना माने आकर्षित नहीं करना या किसी चीज़ से आकर्षण से हमको दूर ले जाना। तो वो हमारा शब्द यहाँ पर है ये रिपेल, डिस्ट्रैक्ट नहीं है, ये है रिपेल। अट्रैक्ट, रिपेल, आकर्षण करना और आकर्षण न करना या आकर्षण की कमी उत्पन्न करना। तो इसलिए आप नीचे रिपेल लिख दो, आपका वाक्य पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए द वर्ड डेलिशियस इज सिमिलर इन मीनिंग। तो ये देखिए ये जो वर्ड है ना, ये पहले भी आ चुका है एक बार, एक प्रश्न में पिछले पेपर्स में आया है और यहाँ ये फिर दोबारा है। ये सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द, हैविंग द सिमिलर मीनिंग। देखिए सिमिलर मीनिंग में यहाँ पर हमारा वर्ड है टेस्टी, है ना, ये दिया हुआ है। एक है फ्लेवर्ड, एक है डेलिशियस। ये तीनों शब्द क्या एडजेक्टिव है या विशेषण है? तो विशेषण का सिनोनिम विशेषण ही होगा। तो एक तरह से तो ये दोनों शब्द विशेषण है जो उत्तर में दिए, लेकिन हमको समानार्थक अर्थ ढूंढना है। और समानार्थक अर्थ में हमें जो मूल शब्द है ना, उससे जो निकटतम समान अर्थ देने वाला शब्द है, नियरेस्ट इन मीनिंग, उसको चुनना चाहिए। तो ये देखिए डेलिशियस माने होता है स्वादिष्ट, कि ये खाना बड़ा डेलिशियस है। तो और इसका समानार्थक शब्द है टेस्टी, फ्लेवर्ड नहीं है। फ्लेवर्ड तो जानते हो क्या होता है, तो आप आंसर लिख देंगे टेस्टी। फ्लेवर्ड माने जिसके अंदर हमने कोई सुगंधित पदार्थ वगैरह डाल दिया है और उसको सुगंधित बना दिया है। बात यहाँ टेस्टी, स्वादिष्ट की हो रही है, फ्लेवर्ड की नहीं, जिसमें महक आती है, जिसमें गंध आती है, खुशबू आती है। जैसे क्या है, हलवे में आपने डाल दी इलायची पीस के तो फ्लेवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्थ है टेस्टी। अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड विजडम। देखिए फिर आ गया, क्योंकि 2 भी एंटोनिम पूछे जा सकते हैं। तो विजडम जो अर्थ है शब्द, उसका एंटोनिम होता है विजडम माने बुद्धिमता, ये नाउन है। और फॉली माने होता है मूर्खता। तो सीधा सा है, एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो भाई अनुभव होता है, विजडम का अपोजिट एक्सपीरियंस कैसे होगा? क्लियर है, विजडम मीन्स बुद्धि, समझ, और फॉली माने मूर्खता, जो बुद्धिमता जिसमें नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये है इन द एंड ही मेड अप और मेड आउट हिज माइंड टू गो बाई ट्रेन। ये देखिए अब हम आ गए हैं फ्रेजल वर्ब पे। और फ्रेजल वर्ब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जब जो वर्ब होता है ना, क्रिया, उसके बाद प्रपोजिशन लगा देते हैं तो उसका अर्थ जो है ना मूल अर्थ से भिन्न हो जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आप कहेंगे सर फ्रेजल वर्ब क्यों पढ़ा रहे हो या वो क्यों पूछते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर ये है कि फ्रेजल वर्ब और ईडियम का प्रयोग अगर हम भाषा में करते हैं तो हमारी भाषा एम्फेटिक, पावरफुल या सशक्त बनती है। इसलिए इनका प्रयोग हमारी भाषा को सशक्त या एम्फेटिक बनाता है। इसलिए अच्छी भाषा
लिखने वाले लोग ईडियम और फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए आपको पढ़ाया गया है कि आप तो अधिकारी बनने वाले हो, तो अधिकारी की जो भाषा है ना वो तो सशक्त तो होनी चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने वाले को। अब ये देखिए, ये दो है, मेड अप एंड मेड आउट। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मेड अप का मतलब होता है इरादा बनाना, विचार करना, निश्चय करना, ये है। और मेड आउट इसका अर्थ ये नहीं होता। तो आप ट्रेन से जाने का इरादा बनाते हैं तो हमारा करेक्ट फ्रेज यहाँ होगा ही मेड अप हिज माइंड। मेक अप वंस माइंड, ये होता है फ्रेज हमारा, और इसका अर्थ होता है निर्णय लेना, मेकअप या इरादा बनाना। तो आप यहाँ मेड अप ये करेक्ट है, या तो नीचे लिख दो आप, और यह पूरा वाक्य आप दोबारा लिख सकते हो कि ही मेड अप हिज माइंड टू गो बाई ट्रेन, कि उसने रेलगाड़ी से जाने का इरादा बनाया। अगला हमारा प्रश्न जो है ना वो है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। देखिए ये एक ईडियम है। ईडियम को हिंदी में कई बार मुहावरा भी कह देते हैं, लेकिन अर्थ आपको आना चाहिए। अर्थ है कि जब किसी फ्रेज का मूल जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, उससे भिन्न अर्थ होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ईडियम। तो यहाँ पर मूल अर्थ तो ये है, शाब्दिक अर्थ बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात को तेल जलाना। लेकिन इसका क्या मतलब है? टू बर्न मिडनाइट का अर्थ होता है रात को देर तक जगना और जग कर कोई कार्य करना। अब आप कहेंगे सर क्यों हो गया टू बर्न मिडनाइट, लैंप क्यों नहीं है? तो ये देखिए, जब ये फिर ईडियम बना ना, तो उस समय भाइयों बिजली नहीं थी। उस समय तो लोग तेल का दीपक जलाते, और ज़्यादा से ज़्यादा 16वीं 17वीं शताब्दी में लालटेन जलाते होंगे, तो तेल ही जलाते थे ना, इसलिए ये हो गया टू बर्न मिडनाइट ऑयल। अब ये जो दो उत्तर दिए उनमें एक उत्तर है, कौन सा है? ये वर्क्स लेट एट नाइट। तो टू बर्न मिडनाइट ऑयल का अर्थ है रात को देखकर जगकर कार्य करना। तो ये हम सही पे निशान लगा दो और इसको नीचे लिख दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। लिखना पड़ेगा आपको, ये कौन सा जो खाली जगह है उसमें आप ये लिख दो। ये वैसे तो क्या है कि अगर कोई निशान भी लगा लेना तो अच्छा समझदार एग्जामिनर हो तो उसको सही मानना चाहिए। अगर मैं एग्जामिनर हूँ ना तो मैं तो इसको ही सही मान लूँगा कि आपने वर्क्स लेट एट नाइट लगा दिया, बाकी बचना चाहिए खतरे से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ना, वो हमारी भाषा को प्रभावशाली भी बनाते हैं और उसको ब्रीफ बनाते हैं कि हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम जब प्रेसी लिखते हैं तो हमको एक ही शब्द मिल गया तो हम बाकी शब्दों को छोड़ देते हैं, हमें सहायता मिलती है। तो ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भाषा में दो काम आते हैं, एक तो है ब्रीफ बनाने के लिए, संक्षिप्तीकरण करने के लिए, और एक होता है भाषा को सशक्त बनाने की। और भाषा हमारी दो पता है क्या होनी चाहिए? ब्रीफ, संक्षिप्त। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहते हैं। इसलिए बेकन जो एक महान निबंधकार हुआ है, उसने अपने एक निबंध में कहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि संक्षिप्तता बुद्धि की पहचान है या उसकी आत्मा है। अर्थ इसका यह है कि बुद्धिमान लोग कम शब्दों का प्रयोग करते हैं या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहते हैं। बिहारी की तरह गागर में सागर भरते हैं। अब इसमें देखिए करेक्ट हमको देखना है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। इसका हमें एक शब्द करना है कि एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं या जिसकी व्याख्या लोग अनेक प्रकार से करते हैं। तो ये पता है कि जिस शब्द का
इंटरप्रिटेशन या व्याख्या एक से अधिक तरह से की जा सके या जिसके एक से अधिक अर्थ निकले, उस शब्द को कहते हैं एम्बिगुअस। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। एम्बिगुअस मतलब अनेकार्थक शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। समवन इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टर। समवन है कोई व्यक्ति जिसको हम सही नहीं कर सकते। यार ये तो अड़ियल है, इसको कितना ही समझा लो ये सही नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं, इसका भी शब्द आपको देना पड़ेगा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल जिसको सही नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, ये व्यक्ति के बारे में वो हो सकता है और किसी लिखी हुई चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि आप ऐसा ऊट पटांग वाक्य लिख दो जिसको सही करना बड़ा मुश्किल है, तो हम कहेंगे दिस सेंटेंस इज इनकॉरिजिबल। देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमको पता है क्या करना है, वन वर्ड देना है। यह है इम्पॉसिबल और वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके या जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनक्रेडिबल। ये देखिए ये दोनों सही है। पहला तो हमारा इनक्रेडिबल, क्रेडिबल माने जिस पर विश्वास किया जा सके, और दूसरा हमारा है अनबिलीवेबल जिस पर विश्वास BELIEVABLE। अब जो आपको याद हो लिख देना, एक तो हो गई याद, RAS बनने जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है 19। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रेज। करेक्ट वर्ड और फ्रेज ये हमारे आखिरी जो दो क्वेश्चन होते हैं इनको हम कहते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड। कन्फ्यूजेबल वर्ड को पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, और कई जगह लिखा होता है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। तो आप कहें कन्फ्यूज कैसे? कन्फ्यूज क्या है कि ये जो शब्द होते हैं ना, या तो इनका उच्चारण एक जैसा होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, अलग अलग, यहाँ पर स्पेलिंग अलग अलग है तो अर्थ भी अलग अलग होता है। हमको सही अर्थ वाला शब्द चुनना है। वी, ये दो में से एक, द डांसर आफ्टर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कि डांसर को हमने कम्प्लीमेंटेड माने बधाई दी, उसकी हमने तारीफ की, हमने उसकी प्रशंसा की, तो हमको कम्प्लीमेंटेड में COMPLIMENTED का प्रयोग करना है। पहले वाला जो है ना कम्प्लीमेंटेड, ये हमारा करेक्ट है। और भाई इसका अर्थ होता है किसी को बधाई देना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो हम तारीफ करेंगे तो हमारा होगा कम्प्लीमेंटेड। और दूसरा हम यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा होता है कम्प्लीमेंट माने पूरक, जो किसी चीज़ को पूरा करे। कम्प्लीमेंट मतलब जो पूरक करने वाला हो। मान लो एक सेंटेंस है शी इज़ ए, आपने ये पूरा तो नहीं हुआ ना, अब एक डॉक्टर लगा दोगे शी इज़ ए डॉक्टर, तो यू हैव कम्प्लीमेंटेड द सेंटेंस, और पूरे करने वाले को ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट या पूरक शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। आई मेट एन इमिनेंट एंड एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ये देखिए ये दोनों शब्द जो है ना एडजेक्टिव है, विशेषण, और आप मिलेंगे तो आप तो प्रसिद्ध आदमी से तो मिलना चाहेंगे या बुद्धू से मिलना चाहेंगे, ऐसा कम होता है। तो एमिनेंट माने वेल नोन, पॉपुलर, फेमस, कि जो प्रसिद्ध है ना उस प्रोफेसर से आप मिले, वो यहाँ पर ये है। तो हमारा सही उत्तर होगा एमिनेंट। ठीक है, तो ये देखिए ये तो करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं दूसरे का भी अर्थ आपको समझाता हूँ।
इमिनेंट मन होता है सन्निकट, जो नज़दीक हो। जैसे मान लो आप जो है ना किसी बस में सफ़र कर रहे हो और बस का टायर पंचर हो जाएगा, तो जो डेंजर है ना, खतरा, वो सन्निकट है कि यार आया, गिरे हो, मरे हो, आप ऐसा बोलोगे तो ये इमिनेंट है। तो हमारा सही आंसर है एमिनेंट प्रोफेसर। थैंक यू वेरी मच।